तो भाई साहब जो है, तो आप शांत रहेंगे, आप चुपचाप आप मेरी बातें सुनोगे, ठीक है ना, आधे घंटे तक। तो जो है हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिवीजन में लास्ट क्लास में मेमोरी ग्लैंड तक पढ़ लिया था। आज अच्छा, मेमोरी ग्लैंड के अलावा आई थिंक हमने गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ लिया था, सॉरी, हाँ गैमेटोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया था। हमें आज आगे कंटिन्यू करना है पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के हमारे पहले टॉपिक की जिसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली बात तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंज है जो ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है, या हम बोले प्राइमेट्स जो होते हैं ना उनमें फीमेल के अंदर देखा जाता है। अब प्राइमेट्स में कौन आते हैं? गोरिल्ला आता है, गिबन आता है, चिंपैंजी आते हैं, हम आते हैं, यानी ह्यूमंस लोग आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारे के सारे यानी ह्यूमंस, गोरिल्ला, गिब्बन्स एंड चिंपैंजी, ये सब के सब कहां आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। अब प्राइमेट्स में जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो साइक्लिक चेंज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है क्या? ये है साइक्लिक चेंज इन फीमेल प्राइमेट्स, इन फीमेल प्राइमेट्स सच एज ह्यूमन। जिसमें ह्यूमन के बारे में हम तो पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन इसमें एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो शब्द तो आपको पहले से पता होना चाहिए, एक मेनोपॉज और एक मेनार्के। एक क्या होता है? मेनार्की, और एक क्या होता है? मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनार्के बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, एट प्यूबर्टी, यानी ऑब्वियसली प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होगी, इसको हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेनोपॉज क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये करीब कब होती है? एट एज ऑफ 45 टू 50। कब होती है? 45 से 50 इयर्स की एज पर होती है, क्लियर है बात। तो ये दो चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। अब इसका सुनना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी स्टडी के लिए, वैसे तो ये साइकिल है तो साइकिल में कोई स्टेप्स या कोई स्टेज नहीं होती है, पूरा चेन है, बट इसको हम समझने के लिए हम इसको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एंड सेकंड स्टेज इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज ल्यूटियल फेज, जिसे हम सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगी। कई बार हम इन स्टेज के अंदर एक मिडिल में जो आपका ये लाइन दिख रही है ना, इसे हम ओवुलेटरी फेज के नाम से भी मेंशन कर देते हैं, ठीक। तो अगर कहीं लिखा हो ओवुलेटरी फेज अलग से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी ये इसको अलग से सेपरेट काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस कहां कहां होते हैं? इन मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के लेवल में, चेंज होगा ओवरी की इवेंट्स में, यानी ओवरीज में कुछ इवेंट होंगी, और कुछ इवेंट्स कहां होंगी? यूट्रस की वॉल में होंगी। और यूट्रस की कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हार्मोन चेंज होगा कहां पर? ओवरीज के अंदर, मतलब ओवरीज जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनके लेवल में चेंज होगा, पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसके लेवल में चेंज होगा। इसके अलावा ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, एंड यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस होंगे। ये सारे चेंजेस आपको पढ़ने हैं, क्लियर है। इनमें अगर हम बात करें, ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेसिकली डायग्राम बेस्ड होते हैं। आपको मोस्टली देखोगे तो जब क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, और मैं ये पूरा टॉपिक मोस्टली कवर कर रहा हूं डायग्राम में ही, सारी बातें मैं इसी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर हम मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करें, देखो किसी भी साइकिल के अंदर आपको एक बेसिक आइडिया क्या क्या रखना है, यानी किसी भी स्टेज के अंदर, चाहे मेंस्ट्रुएशन फेज हो, चाहे फॉलिकुलर फेज हो, चाहे सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज हो, हर स्टेज में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि ये साइकिल कितने दिन की होती है, मतलब कब से कब तक चलती है, ये फेज कितने दिन की होगी, इस फेज के अंदर हार्मोन्स के लेवल में क्या क्या चेंज आते हैं, ओवरी में क्या होता है और यूट्रस में क्या होता है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे जब मैं आता हूं मेंस्ट्रुएशन फेज में, तो मेंस्ट्रुएशन फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। वैसे साइकिल के अंदर फर्स्ट और सेकंड लेबल करना ये बेटर ऑप्शन नहीं है, बट हम बात करें फीमेल को पता कैसे चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई या नहीं हुई, तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ही पता चलता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फेज कंसीडर कर लेते हैं।
तो मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की, तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये फेज कब तक 3 से लेके 5 दिन तक रहती है। कितने दिन तक रहती है? 3 to 5 डेज तक ये फेज लास्ट करती है। इस फेज के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका हार्मोन होता है यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका लेवल क्या होता है? डाउन होता है। तो पहली बात अगर आपसे पूछे ये फेज कब तक रहती है, तो ये फेज रहती है 3 से लेके 5 दिन तक रहती है। इस फेज के अंदर क्या होता है? तो इस फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी के बाहर आ रहा होता है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीजें होती हैं? एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है जो बस्ट हो जाएगी, उसके टिश्यूज होंगे, कई सारे ग्लैंड्स होंगे, उसमें ओवम भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो सकता है, और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड भी बॉडी के थ्रू बाहर आएगा, वजाइना के थ्रू, ठीक है ना। इस फेज के अंदर ये सारी जो इवेंट है यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो बॉडी के बाहर आ रहा है, ये क्यों आ रहा होता है? ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस समय क्या होता है? कम होता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से ये सारी चीजें बॉडी के बाहर एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आ जाती है। क्लियर है बात? अगर मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एब्सेंट हो रही है तो जनरली ये इंडिकेटिव होता है प्रेगनेंसी का, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो तो प्रेगनेंसी हो। अगर हम बात करें यंगर फीमेल के अंदर जो 18, 17 या 20 की एज तक है, उसमें कई बार इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। कई बार लाइफ स्टाइल की वजह से, खाना कैसे खाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कहता है, इस पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? इरेगुलर हो सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी ही हो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो? एब्सेंट हो। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? तो अगर हम बात करें तो यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पहली फेज मेंस्ट्रुएशन फेज थी, 3 से 5 दिन। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? अगर हम बात करें तो लेवल प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी के बाहर होगा। और मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या क्या होता है उसमें? आपका जो है एंडोमेट्रियम की वॉल होंगी, टिश्यूज होंगे, ग्लैंड्स होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हो सकता है, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो सकता है। 3 से 5 दिन तक ये साइकिल लास्ट करती है। इसका एब्सेंट होना इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बट ये कंपलसरी नहीं है। इट इज ड्यू टू लाइफ स्टाइल या फूड हैबिट की वजह से भी हो सकता है। आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन फेज जो अगली फेज आती है उसका नाम है फॉलिकुलर फेज। एक्चुअली में सारी कहानी जनरली यहीं से शुरू होती है। अगर हम बात करें फॉलिकुलर फेज की, तो फॉलिकुलर फेज है, नाम क्या है? फॉलिकुलर फेज। एक ऐसी फेज जहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। अगर आपको याद हो मैंने गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था? पहले प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, और टर्सरी से ग्राफियन बनते हैं, एंड देन ग्राफियन बस्ट करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और आगे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है। सही बात है ना? तो सबसे पहले अगर बात करूं, नाम है फॉलिकुलर फेज, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन आएगा और कहां काम करेगा? पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम क्या है? एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जैसे कहां एक्ट करेगा? ओवरी पर। जब ओवरी पे एक्ट करेगा तो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी फॉलिकल्स की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब फॉलिकल की ग्रोथ शुरू होती है तो आपने देखा था कि फॉलिकल्स के बाहर लेयर्स बढ़ती जाती हैं। एक लेयर ग्रेनुलोसा की थी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, मतलब लेयर्स का नंबर बढ़ता जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, ये मैच्योर होते रहेंगे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो क्या हो रहा है? जीएनआरएच एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से एफएसएच रिलीज किया, एफएसएच एक्ट ऑन ओवरी, और क्या होगा? ओवरी के अंदर मौजूद फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। इतनी बात क्लियर है कि किस तरीके से फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, जब ये फॉलिकल ग्रो करते हैं तो इस डायग्राम के अंदर यहां जो दिखा रखा है ये है ग्रोइंग फॉलिकल। ये क्या है? ग्रोइंग फॉलिकल्स। और आपको पता है जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ना, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। आप मुझे बताओ, ये फॉलिकल जब ग्रो कर रहे थे तो हार्मोन रिलीज करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, धीरे धीरे हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करते जाएंगे। और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम जो होती है ना, कौन सा मेट्रियम? एंडोमेट्रियम। कहां में? यूट्रस में। एंडोमेट्रियम की वॉल को धीरे धीरे रिपेयर करना शुरू कर देता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को धीरे धीरे ग्रोथ करवाना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ग्रोथ यानी प्रोलिफरेशन, हम बोलते हैं कि ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम का क्या होता है? प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ होती है। तो अगर आप देखो यहां से धीरे धीरे ये वॉल ग्रो करना शुरू करती है। सही बात है? तो यहां क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है एंडोमेट्रियम की, इसी वजह से क्या नाम है? प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है तो इसलिए क्या नाम है? फॉलिकुलर फेज। क्लियर है बात?
जब हम मिड ऑफ द साइकिल के पास पहुंचते हैं, यानी अराउंड 14th डे ऑफ द साइकिल पे जब पहुंचते हैं, तो उस समय सडनली एलएच लेवल, हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, यानी सडनली एलएच रिलीज होगा, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, एफएसएच बहुत पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, ईस्ट्रोजन बहुत पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। सुना ध्यान से। आप मुझे बताओ, जब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है, तो इसकी वजह से एक हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? एलएच रिलीज होता है। और रिलीज होता है एलएच, यानी एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंचा तो इसने क्या किया? एलएच रिलीज करवाया। इस समय पर एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल हाई होता है, क्योंकि एलएच का लेवल सडनली राइज करता है। इससे पहले देखो कुछ नहीं था। एलएच का लेवल सडन राइज करने को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। और जब एलएच सर्ज होगा ना, तो जो ग्राफियन फॉलिकल बना हुआ था ना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वो बस्ट कर जाएगा। और बस्ट करेगा तो क्या करेगा? सेकेंडरी ओसाइट, दैट इज हम कन्वेंशनली उसको क्या बोल देते हैं? ओवम बोल देते हैं। ओवम रिलीज होगा और वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। और जो बस्ट होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब कहां हो रहा था? फॉलिकुलर फेज में। ओवुलेशन हो गया। अगर आप ओवुलेशन को अलग फेज मानोगे तो जो ओवुलेशन की इवेंट मैंने बताई है उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अदरवाइज फॉलिकुलर फेज के अंदर लास्ट वाली इवेंट क्या है? ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी इवेंट है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, आप मुझे बताओ, जब ओवुलेशन हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर गया, ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर गया। अब फॉलिकल्स ग्रो कर नहीं रहे हैं, तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन करेगा, क्योंकि बनाने वाले ही नहीं है। फॉलिकल्स की ग्रोथ करानी है तो एफएसएच की जरूरत नहीं है, उसका भी लेवल डाउन हो जाएगा। सही बात है ना। एलएच क्यों आया था भैया? बस्ट करवाने, बस्ट करवा दिया, हो गया, उसका भी लेवल डाउन हो जाएगा। क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। क्यों निकालेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? अरे भाई अभी अभी ओवम रिलीज किया है, वो कहां जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। सही बात है ना। अब वो फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे को खाना पीना, न्यूट्रिशन सब कुछ सप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए एंडोमेट्रियम को क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम में प्रेगनेंसी होती है। सही बात है। तो जब प्रोजेस्टेरोन था, ईस्ट्रोजन धीरे धीरे काम कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन आएगा कि भैया ओवम रिलीज हो गया, जल्दी जल्दी से मैच्योर करवाना है इसको, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा देगा। इसमें ग्लैंड्स बहुत सारे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्लैंड्स बहुत सारे बन जाएंगे। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर वेस्कुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर हो जाएगी। क्यों हो रही है? ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अगर आप देखो तो प्रोजेस्टेरोन अभी तक कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये बस्ट हुआ, ओवुलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडनली बढ़ गया। अब प्रोजेस्टेरोन वेट करेगा कि भैया ठीक है, प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी हो, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है ना। हाँ, अभी वो अगले साइकिल का है, ठीक है ना। अच्छा, यहां देख रहा हूं कि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो अगली साइकिल स्टार्ट होगी ना फिर। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, अब वो वेट कर रहा है कि अब प्रेगनेंसी होगी, अब प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत है नहीं, तो भैया कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा? डिजेनरेट कर जाएगा। प्रोजेस्टेरोन बनाने वाला गया, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम किसका था? प्रोजेस्टेरोन का। भैया मेंटेन करने वाला, ग्रोथ करने वाला खत्म हो गया, तो एंडोमेट्रियम क्या कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी, और अगली साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में बॉडी के बाहर आ जाएगी। क्लियर है बात? आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो गई है। कौन कौन सी फेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एनसीईआरटी एक बार रीड करोगे, आपको आराम समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये तब होगी जब फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हो। अगर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है बात? एलएच सर्ज याद रखना है, ओवुलेशन याद रखना है, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इफ साइकिल इज कंसीडर्ड एज 28 डे साइकिल। अगर साइकिल को 28 डे की साइकिल मान लें तो 14th डे पर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। क्लियर है बात? इसके अलावा एलएच सर्ज क्या होता है पता होना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। एस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट हो रहा है? ग्रोइंग फॉलिकल से सिक्रीट हो रहा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्राफ के बारे में पता, यानी डायग्राम पता होना चाहिए, और थ्योरी एक बार एनसीईआरटी की पढ़ लेना है। अब अगर हम मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी प्रेगनेंसी होगी, तो क्या होगा? इफ प्रेगनेंसी ना हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ग्राफियन फॉलिकल बस्ट किया था, एग रिलीज हुआ था, वो कहां आया? फैलोपियन ट्यूब में। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होगा? सुना ध्यान से। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन क्या होता है? इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वजाइना, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। और इंसेमिनेशन क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल वजाइना, इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो भैया कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के बाद क्या हुआ? इंसेमिनेशन हुआ।
तो भैया ये जो मोटाइल स्पर्म थे ये माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और स्विम करते करते कहां जाएंगे, मूव रैपिडली थ्रू सर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूट्रस। यूट्रस में एंटर करेंगे और यूट्रस से एंटर करते हुए मूव करते हुए कहां पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। और फैलोपियन ट्यूब में कहां, एम्पुलरी रीजन में, याद है ना, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस, कहां पहुंच रहे हैं, एम्पुला। एक्चुअली में रिलीज होते हैं लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एम्पुला तक यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में ज्यादा ज्यादा 100-150 स्पर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन का मौका केवल एक को मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी रेस है, ये क्या है, पूरी की पूरी रेस, ठीक। तो हाँ, क्योंकि अब आप मुझे बताओ, एम्पुलरी रीजन पे पहुंचना है ऑफ फैलोपियन ट्यूब, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, जो ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, वो भी कहां आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, एम्पुलरी रीजन में आएगा, जहां फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि यार फर्टिलाइजेशन के लिए सेम टाइम पर ओवम का और स्पर्म का एम्पुला पे पहुंचना जरूरी है। अगर थोड़ा भी टाइम का आगे पीछे हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए कह रहा फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। इसी वजह से हर बार रिप्रोडक्शन से या हर बार कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड करना, एक साथ होना, ये दोनों इवेंट का बहुत जरूरी है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने फर्टिलिटी का पीरियड बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर। मैंने बताया था जो ओवुलेशन की ड्यूथ होती है उसमें +-2 कर दो। अगर 14th इज द ओवुलेशन डेट तो +-2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्टिलिटी पीरियड, यानी जिस टाइम पे चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के। इसके अलावा जो है मैंने ओवुलेशन की डेट कैलकुलेट करना भी बताया था। वैसे एक्चुअल में जैसे 28 डेज की साइकिल है तो हम मानते हैं कि 14th डे क्या है, अगर 28 डे की साइकिल है तो हम मानते हैं कि जो 14th डे होगा वो क्या होगा, ओवुलेशन की डेट होगा। बट मैंने बताया था ऐसा नहीं होता है, ये हाफ नहीं किया होगा। पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ मिसअंडरस्टैंड करते हैं हम, हाफ होता है, हाफ नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी डेज होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जितने भी डेज होते हैं उसमें से 14 माइनस किया जाता है। इससे पता चलता है क्या, डे ऑफ ओवुलेशन। ये मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बट कोई नहीं, अगर नहीं याद था तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की 30 डेज की है तो 14 माइनस करोगे, यानी 16th डे विल बी द डे ऑफ ओवुलेशन। उसमें से +-2 कर दो, यानी 16 + 2 18 हो जाएगा, और -2 यानी 14, यानी 14 से लेकर 18 के बीच में ज्यादा चांसेस है फर्टिलाइजेशन के। क्लियर है बात? ठीक, अब बात सुनो मेरी बात। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो कह रहा भैया जब एम्पुला पे पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा। अरे ओवम की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में स्पर्म आएगा। जब स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो पता है ओवम के अंदर, उसकी लेयर के अंदर कुछ चेंजेज होंगे, और वो चेंज क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कि फर्दर कोई दूसरा स्पर्म एंटर ना करे। इससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट किया जाता है। अगर पॉलीस्पर्मी हो गया तो क्या होगा भैया, एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, प्लॉइडी जो होगी भैया। अगर मान लिया एक स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम थे, एक के पास 23 थे, वह 46, अगर 2 फर्टिलाइज कर गए तो कितना हो जाएगा, 23 एंड 23 46, और 23 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 69। और इसके अलावा अगर मल्टीपल और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब प्लॉइडी बदल जाएगी, इसकी क्या बदल जाएगी, प्लॉइडी बदल जाएगी। और क्या हो जाएगा, आपको जेनेटिक्स में पता है कि क्रोमोसोम पे थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएं तो बड़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, या तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, ट्रिप्लॉइड हो गया है। क्लियर है बात? कह रहा दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, केवल एक ही फर्टिलाइज करेगा। कह रहा द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम। अब आपको याद हो एक्रोसोम, एक्रोसोम के ऊपर क्या था, कई सारे केमिकल्स बनाता था, वो केमिकल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता था। कैसे हेल्प करेंगे, अब देखो ये ओवम दिख रहा है, ओवम के बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। इस लेयर को, स्पर्म को इस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये एंजाइम्स जो एक्रोसोम सिक्रीट करता है, वो एंजाइम्स इन सब लेयर को डिजोल्व करेंगे और डिजोल्व करके एंटर करेंगे स्पर्म तक। यानी जो एक्रोसोम है उससे निकलने वाले सिक्रीशंस स्पर्म को एंट्री देने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन। सुनना ध्यान से, जैसे ही स्पर्म
ओवम के अंदर एंटर करेगा, जो ओवम का मियोसिस 2 अरेस्टेड था, कहां पर, मेटाफेज 2 के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएगा और एक ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 2 हो जाएगा और द सेकंड डिवीजन आल्सो अनइक्वल और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम ओटिन भी बोलते हैं। और ये हैप्लॉइड ओवम क्या करेगा, स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। आई थिंक यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। सेकंड पोलर बॉडी, या मैं बात करूं जितनी ये पोलर बॉडी है उसका फेथ क्या है वो हमें नहीं पता है। जो क्या नाम है, 2 या 3 बच्चे सब होते हैं, अरे पटना तक प्रेगनेंसी के बाद में तो उसमें क्या होता है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है। अरे महाराज कहां, इधर सुनो, इधर ट्विंस में एक डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है, एक होता है मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में तो कोई इशू ही नहीं है, दो अलग अलग ओवम को दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, तो लफड़ा क्या है इसमें, दो अलग अलग ओवम थे, उसको दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, जाइगोट एक ही होता है लेकिन तब ट्विंस बनते हैं। इस केस में क्या होता है, जाइगोट डिवाइड कर गया 2 टुकड़ों में और फिर उससे 2 अलग अलग एम्ब्रियो बन गए। मतलब जाइगोट एक ही बना था बट वो फर्दर डिवाइड करके 2 अलग अलग जाइगोट हो गए और वो आगे चल के 2 एम्ब्रियो बना दिए, इसे 2 बच्चे का जन्म हो गया, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ भाई 2 ओवम बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, यहां तक की बात, नॉर्मली ओवम हर मंथ एक ही रिलीज होता है बट कभी कभी एक से ज्यादा भी रिलीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहां पर एक शब्द है क्लीवेज। क्या शब्द है, क्लीवेज। अब यहाँ बीच में पूरा सेक्स डिटरमिनेशन बता रखा है, XX होगा, XY होगा। ये जेनेटिक्स में आप बार बार पढ़ते हो तो आपको पता है कि अगर XX हो जाए तो फीमेल होगा, क्या होगा, फीमेल, और अगर XY हो जाए तो मेल होगा। ऑब्वियसली XX कब होगा, हमेशा एग तो हमेशा X वाला ही होगा, एग तो हमेशा क्या है, X वाला। अगर स्पर्म X वाला हुआ तो फीमेल, अगर स्पर्म Y वाला हुआ तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इसका मतलब फादर डिसाइड कर रहा है जेंडर ऑफ द चाइल्ड। सही बात है ना। अब मेरी बात सुना ध्यान से। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, एम्पुला में। जाइगोट बन गया, अब जाइगोट मूव करके कहां जाएगा, यूट्रस तक जाएगा। और जाइगोट यूट्रस तक मूव करते जाएगा तो उसमें डिवीजन होता है। क्या होता है उसमें, डिवीजन। और उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। और क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, यानी एक ऐसा डिवीजन माइटोसिस का जहां पर ग्रोथ फेज नहीं होगी, नो ग्रोथ फेज, नो ग्रोथ फेज, यानी यहां पर सेल का साइज नहीं बढ़ता है, हर बार अगली सेल छोटी बनेगी पहले से, तो ये ग्रोथ फेज होती ही नहीं है। और फास्ट में माइटोसिस होगी, कैसे होगी, फास्ट माइटोसिस होगी। अब सुनना ध्यान से बात, ये डायग्राम आप देखो। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो पहला वाला डायग्राम क्या है, ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये सी वाला क्या बना, मतलब ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट के बाद जाइगोट डिवाइड कर गया 2 सेल में, तो ये बनी 2 सेल स्टेज, फिर देखो 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज बनी। तो अगर आप देखोगे ओवम यहां है, ये वाला डायग्राम दिख रहा ना, ओवम यहां है, ये मूव कर एम्पुला के पास गया, यही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बने। जो 8 सेल वाली स्टेज है इसको मोरिला बोलते हैं। अब मेरी बात सुना ध्यान से, इसमें ये जो आपको हर एक सेल दिख रही है ना, हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और मेरी बात सुनना, जब ब्लास्टोमियर में एम्ब्रियो विद 8 to 16, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, उसे हम क्या बोलते हैं, मोरिला बोलते हैं। इससे पहले वाला 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, एंड दिस इज मोरिला। मोरिला में कितने सेल होती है, 8 से 16 सेल होती है। और 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरिला। मोरिला क्यों बोलते हैं, जो कि लिटिल मलबेरी की तरह दिख रहा है। मोरिला कंटिन्यू डिवाइड, ये डिवाइड करेगा और आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट, देखो ध्यान से इधर, ये ब्लास्टोसिस्ट है। इसको जो बाहर वाली कवरिंग है ना, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। क्लियर है बात। और ये जो अंदर दिख रहा है इसे बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास जो होता है बच्चे, टोटीपोटेंट होता है, मतलब इसके पास एबिलिटी होती है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स को डेवलप कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बनता कहां है, यूट्रस में। कहां बनता है, यूट्रस में। क्या रहा है, एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस, यानी ब्लास्टोसिस्ट कहां बना है, यूट्रस में बना है। कह रहा है द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट
एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल उसे क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। ठीक, अब लेट से मान लेते हैं कि यूट्रस की वॉल है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। जब ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस की वॉल में कांटेक्ट में आता है तो यूट्रस की वॉल ऐसे ग्रो करके इसको चारों तरफ से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, और इस कंडीशन को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, यानी इनर सेल मास आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन यहां ध्यान सुनना, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, यानी पूरा ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो के अंदर, यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड कर जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और इसका प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर है बात, यहां तक कोई समस्या? प्रेगनेंसी कैसे हुई? इंपॉर्टेंट बात यहां क्या क्या है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में बनता है, मोरुला कहां था, फैलोपियन ट्यूब में था। ये काम आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई प्रेगनेंसी हो गई, अब प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा भाई, जो एंडोमेट्रियम था ना, जो मतलब ये था बाहर का, जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये वाली लेयर क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, क्या बनाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप खुद सोचो, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच मदर के टिश्यूज ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी है, इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, और मदर के टिश्यूज इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में ग्रो करना शुरू कर दिए। तो मदर और बच्चे के बीच में क्या बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसे क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई या कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। सुना ध्यान से, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. This chorionic villi and uterine tissue become interdigitate, यानी ऐसे कनेक्शन बना देंगे, and with each other and jointly form a structural and functional unit of developing embryo, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो। स्ट्रक्चरल क्यों भैया, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शनल क्यों, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, गैस एक्सचेंज करवाना, न्यूट्रिशन सप्लाई करवाना, ये सब इसी के थ्रू होता है। तो फंक्शन भी परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या है, ये फंक्शनल यूनिट भी है। आई कह रहा है द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी सप्लाई होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू ए अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये सारा कुछ एक्सचेंज जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा होता है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड हो रहा होता है। ठीक, प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा के अंदर एक कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा होता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम, मतलब सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की तरफ ले जाएगा और एम्ब्रियो से लाएगा। भाई वेस्ट लाना है, एम्ब्रियो से लेके मदर की बॉडी में लेके चला जाएगा। न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को देना था, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक पहुंचा देगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू है। इसका मतलब ये कुछ हार्मोन्स भी बनाएगा, एंड हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको बोलते हैं HCG, याद रखना इसका नाम प्रेगनेंसी हार्मोन भी है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ये सिर्फ तब बनेगा जब प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ये नहीं मिलता है। तो अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है, कंफर्मेशन चाहिए प्रेगनेंसी की, तो इस हार्मोन के लेवल से होती है। अगर बॉडी के अंदर ये हार्मोन मिलता है, कई बार केस स्टडी में बोलेंगे कि जो है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट के अंदर HCG का लेवल पॉजिटिव आया है तो प्रेगनेंसी है कि नहीं है क्या, वगैरह वगैरह। तो ये ध्यान रखना, HCG अगर पॉजिटिव है, HCG बन रहा है, तो मतलब क्या है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है ना। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनेगा। बाद में यानी लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन बनेगा, रिलैक्सिन। इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ लिखा किसके साथ में है, प्लेसेंटा के साथ में। तो हमको लगता है रिलैक्सिन कहां से बनता है, प्लेसेंटा से बनता है, लेकिन सिक्रेटेड बाय ओवरी। ये बात ध्यान रखना, पूछ लेते हैं और फिर कहोगे सर पता नहीं था क्या पूछा था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी इन लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक, अब सुनना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी हार्मोन्स हैं सबका लेवल क्या होता है, बढ़ा होता है। क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ। तो अगर हम बात करो, सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि जितने भी हार्मोन का सिक्रीशन है, जैसे ईस्ट्रोजन हो, बॉडी के अंदर थायराइड हो, जितने भी हार्मोन्स हैं सबका लेवल प्रेगनेंसी के समय बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना।
सारे हार्मोन का लेवल क्या होगा प्रेगनेंसी के समय, बढ़ा हुआ होगा। ये डायग्राम ध्यान रखना, इस डायग्राम से कई बार क्वेश्चन आते हैं। आपको दिख रहा है ये प्लेसेंटल विलाई है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, और ये कैविटी ऑफ यूट्रस साइड में, और ये यॉक दिख रहा है, यॉक साइड। यॉक जानते हो ना, अंडे के अंदर जो होता है येलो वाला यॉक होता है, और उसके अंदर जो खाली जगह अंडे के अंदर बनी होती है ना, वो यॉक साइक होता है। हमारे अंदर भी होता है, यानी फीमेल के अंदर भी मिलता है, लेकिन ये मतलब बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, देखो छोटा सा ही है, हल्का सा। अगर हम बात करें, ये एम्ब्रियो है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रही है विद वेसल्स, ठीक। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है। और ये क्या है, प्लग ऑफ द म्यूकस, ताकि बच्चा अबॉर्ट ना हो उसको जो है, इसलिए क्या होगा, सर्विक्स के अंदर एक प्लग बन जाता है, जिससे बच्चे को सर्विक्स जो है होल्ड कर पाए ड्यूरेशन ऑफ द 9 मंथ तक, यानी जेस्टेशन पीरियड तक। क्लियर है बात। अब आगे सुनते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि जो एम्ब्रियो थी यानी इनर सेल मास था, इनर सेल मास धीरे धीरे डिफरेंशिएट करेगा। अंदर था ना इनर सेल मास, तो भैया जो इनर सेल मास था ना, वो इनर सेल मास क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करके 3 लेयर बनाएगा। कौन कौन सी लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और कौन सा, एंडोडर्म। यानी एक्टो, मीजो और एंडो, जब ये तीनों लेयर बन जाएं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। और आपको पता है इन तीनों लेयर से पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स इन्हीं तीनों लेयर से डेवलप करते हैं। अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट यानी एपिथेलियम वगैरह जो हो गया, वैसे एपिथेलियम तो तीनों लेयर से ही डेवलप करती हैं, बट इतना याद रखो हमारी बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल पोर्शन कहां से डेवलप होगा, एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप होगा। इनर मोस्ट गट डाइजेस्टिव सिस्टम वो कहां से डेवलप होता है, एंडोडर्म से। और जो गट और एक्सटर्नल लेयर के बीच में बच गया वो कहां से डेवलप होगा, मेजोडर्म। एक आइडिया है बस, पूरा हाँ ऐसा नहीं होता हर जगह यहीं पर हो, कुछ कुछ जगहों पर तीनों लेयर होती है, कुछ कुछ जगहों पर 2 लेयर होती है, बट एक आइडिया अगर लेना चाहो तो इस तरीके से होता है डेवलपमेंट। अब कह रहा है जो ये लेयर मतलब जो सेल्स होती है ना, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म, इनको हम स्टेम सेल बोलते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सारे के सारे टिश्यूज ऑर्गन्स को बना सकती हैं, इसलिए इनको स्टेम सेल या टोटीपोटेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात। हाँ, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ तक लास्ट करती है, कितने मंथ तक, 9 मंथ तक। अब क्या क्या डेवलपमेंट होती है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रखा है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, यानी हार्ट बन जाएगा फर्स्ट मंथ के बाद। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस कैसे सुनेंगे भैया, हार्ट साउंड सुन करके पता चल सकता है कि बच्चा क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप द लिम्स एंड डिजिट्स, यानी उंगलियां बन जाएंगी, हाथ पैर बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, 12 वीक का मतलब 3 मंथ के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, यानी ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। और फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद लिम्स प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे। जेनाइटल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या हो जाते हैं, प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस इज अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, यानी 5वें महीने में बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और जो है हेड के ऊपर हेयर्स वगैरह की ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो जाती है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक यानी 6 मंथ के बाद बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर्स आ जाएंगे, आईलिड सेपरेट हो जाएगी और आई लैशेस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और बाय द एंड ऑफ द, और कह रहा है 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और रेडी फॉर द डिलीवरी, ठीक है ना। अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक जो है वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। हाँ हाँ, पार्चुरेशन क्या, आप सुना ध्यान से। अगला हमारे पास लास्ट वाला आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या होता है बच्चे, एवरेज ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी की होती है वो 9 मंथ होती है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जब जेस्टेशन पीरियड यानी बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे से एक सिग्नल ओरिजिनेट होता है जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, यानी डिलीवरी ऑफ फीटस को हम पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट बात पूछता है पेपर में, पार्चुरेशन इज ए न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लेन करना है। न्यूरोएंडोक्राइन मतलब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होगा। कैसे एक्सप्लेन करोगे, ध्यान समझना, थ्योरी यहीं लिखी हुई है, देखना। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex, यानी पहला सिग्नल प्लेसेंटा से और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आएगा।
जिससे यूट्रस में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, यानी मदर की बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहां से, पिट्यूटरी से। कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर है बात। अब कह रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। वो जाइए कहां काम करेगा, यूट्राइन मसल पर, और कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, और ज्यादा करेगा। क्या होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब मेरी बात सुना ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ है, ऑक्सीटोसिन, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, तो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व तो हो रहे हैं। कह रहा है जब वो आकर के यूट्रस की वॉल पर यानी स्मूथ मसल के ऊपर, कौन सी वॉल, मायोमेट्रियम के ऊपर जब वर्क करेगा तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके कॉन्ट्रैक्शन से सिग्नल किसको जाएगा, पिट्यूटरी को, वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो क्या रहा है, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता जाएगा, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाता चला जाएगा। तो कह रहा है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स between uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contraction. This lead to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal parturition, जिसे हम क्या बोलते हैं जिसको, parturition। बर्थ कनाल में कौन कौन सी ट्यूब आती है बताओ। बर्थ कनाल अगर हम बात करते हैं इसमें सर्विक्स और वजाइना आता है। क्या आता है, सर्विक्स और वजाइना को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कनाल। क्लियर है। ये जो पूरी थ्योरी थी यही थी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, या डिलीवरी जो है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब मेरी बात सुनो, जब बच्चे की डिलीवरी, सून आफ्टर द इन्फेंट डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, और उसको फिर हम कट करके रिमूव कर देते हैं। अब मेरी बात सुनना, मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो कह रहा है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड लैक्टेशन, यानी एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल जो है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के आसपास में मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, यानी इससे न्यूबॉर्न चाइल्ड को मिल्क मिल जाता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई होती रहती है कॉन्टिन्यूअसली। मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम, यानी जो मिल्क स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बना था ना उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। और कोलेस्ट्रॉम के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। और कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgA। कौन सी होती हैं, IgA एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द डेवलपिंग द रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न, यानी बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड जो है वो इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, और डॉक्टर इसी को सजेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। क्लियर है बात। तो आपका ये चैप्टर हो गया क्या, खत्म। और वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट है, और बाकी अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। हाँ किसका, नहीं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर।